अंतरिक्ष की दुनिया में आज भारत जो है वो तैयार है कदम रखने के लिए। आज चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं। उनसे जानेंगे कि सर आज चंद्रमा पर जो है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? दक्षिण ध्रुव पर आज भारत पहुंच जाएगा और वो पहला देश होगा जो आज दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा। बस उंगलियां हम लोगों ने बांधी हुई हैं जी। यहाँ तक पूर्ण सफलता से चंद्रयान-3 जी की उड़ान चली है और अब अंतिम स्टेज है कि जब उसको लैंडिंग करना है। जी। वैज्ञानिकों की बातों को मैं भी टीवी में फॉलो करता रहा जी। और जिज्ञासा से मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इस सब में रखता हूँ। वो बता रहे हैं कैसे कि वेलोसिटी को डाउन करने के लिए बूस्टर वगैरह चलेंगे और उन लोगों को पूरा विश्वास है कि सब अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो तकनीकी कमी रह गई थी चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण में, उसको हर पहलू को ध्यान में रख के ये चंद्रयान-3 की उड़ान अभी तक पूरी सफल हुई है और हम सब देशवासी गौरवान्वित होंगे। देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, देश राष्ट्र के प्रति उसके सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बनाने का जो सोच था, उसका एक हिस्सा इसरो और अन्य इस प्रकार के संस्थानों का जो उन्होंने गठन करवाया और उन लोग को स्वायत्तता दी, उन लोग को आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी और समय समय पर जो शासन में आए सब ने अपना योगदान दिया। तो वैसे में ही देश आगे बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना स्थान हासिल करता है। बहुत कम बजट 600 बजट में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है। 2008 में हम असफल रहे, 2019 में भी कुछ कारणवश असफल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जो सुनने में आया कि लगभग 1/3 कम खर्चा पिछले उड़ान से, 1/3 कम खर्चे में, और जो तकनीकी कमियां उस समय पाई थी, कम्युनिकेशन में बाधा कहीं ना कहीं किसी स्टेज में आई थी और उसको विशेष करके ध्यान में रखते हुए शायद बैंड उन्होंने एक सीमित बैंड रखा था। मैं बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं जानता समझता, लेकिन जितना समझ पाया अभी उन्होंने इन कमियों को दूर करने के सारे प्रबंधन किए हैं और हम सबको विश्वास है कि देश आज शाम 6:04 पर गौरवान्वित होगा। बिल्कुल गौरवान्वित होगा और इसी के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा भी आज बाबा साहब से करेंगे। सर, आपने जब से कार्यभार संभाला है, डिप्टी सीएम बने हैं, तो आपने पहले कहा था कि अगर आप मतलब एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं और अगर पावर्स आपके पास होते हैं तो आप जनता के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे। अभी स्थितियों में कितना बदलाव आया है सर? क्या आप पूरे पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसमें ये सच्चाई है कि ऐसा महसूस होता है। ऐसा था कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले भी विभागों में हस्तक्षेप मैं महसूस नहीं कर रहा था। पंचायत विभाग में जरूर मैंने महसूस किया कि मैं जो मेरे को डिलीवर करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं पंचायत विभाग से पृथक हुआ, अपने आप को मैंने अलग किया। और अभी मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग भी दिया है। इसमें भी मुझे कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि काम करने में दिक्कत है। विभागों से ज़्यादा दिक्कत लोकल इश्यूज में महसूस होती थी। किन्हीं कारणों से लोगों को क्या संकेत थे, क्या नहीं थे, अधिकारी क्या समझते थे, क्या करते थे, उस प्रकार की एक स्थिति थी। वो मुझे उम्मीद है कि हाईकमान का ये जो निर्णय हुआ, हम सब ने जो मिलकर निर्णय लिया, भूपेश भाई भी उस निर्णय के हिस्सा थे, उसके बाद शायद ये संकेत गया हो। निश्चित तक ऊपर में ज़्यादा महसूस नहीं होता था और भूपेश भाई का भी हम लोग का संबंध ऊपर के स्तर पे, सामाजिक तौर पे आपस में बातचीत में कभी कटुता नहीं आई। पहले की भी जो स्थितियाँ थी, कटुता हम लोग के बीच में कभी नहीं आई थी। निचले स्तर पे मिक्स्ड सिग्नल्स अगर लोगों को मिल रहे थे तो वो नुकसानदायक थे पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि उस स्तर पे कुछ अंतर आया है। ऊर्जा विभाग की आपने बात की, अभी वो पावर आपके पास में है, ऊर्जा विभाग अभी आप देख रहे हैं, उसमें पहली प्राथमिकता पे कौन से काम है और आपके आने के बाद उसमें बदलाव क्या हुआ है सर? इसमें प्राथमिकता ऊर्जा विभाग की है निर्बाध बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना, जो सबसे पहला दायित्व है।
कि हमारी निर्माण की कैपेसिटी कितनी है, हमारा प्रोडक्शन स्टेट का अपना कितना है, अपने संयंत्रों से कितना है, अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के या निजी संयंत्र बने हैं उसका हमको हिस्सा कितना मिलता है, और जो हमारी मांग है पीक में जब मांग आती है उसके अनुपात में हमारी सप्लाई कितनी है। तो ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में बिजली की उपलब्धता की कोई कमी नहीं। पीक आवर्स में रेट उसके ज़्यादा हो जाते हैं, और पीक आवर्स में अगर कहीं कोई बाधा आती है, और जो अधिकारियों ने अब मुझे ब्रीफ भी किया कि हर महीने या हर कुछ समय में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता ही है। ये कोई नई चीज नहीं तो है। सर इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? कंट्रोल, बिजली तो बाधित नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेशनल ग्रिड में उपलब्ध है। हाँ। आपकी बिजली से महंगी बिजली अगर आपको लेनी पड़ रही है तो उसी की चिंता है, उसी का नुकसान है। जहाँ तक बिजली की उपलब्धता है, 3 इसके पहलू हो गए। एक बिजली की बनाने का काम, बिजली के उत्पादन का काम, दूसरा लाइन जिसमें बिजली चलती है उसके मेंटेनेंस का काम, और तीसरा जो उपभोक्ता को बिजली पहुंच रही है। तो तीन क्षेत्र में ये है। तो एक में अगर कहीं मशीन खराब हो गई तो आपकी उपलब्धता कम हो गई, अचानक कुछ समय के लिए ड्रॉप हो जाता है, तो सप्लाई में कहीं पावर की कमी महसूस हो सकती है, वो रिस्टोर हो जाए। फिर लाइन है, लाइन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन में कोई बाधा तो नहीं आ रही, कहीं तार टूट गया तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कितने देर में आप मेंटेन कर पा रहे हो, तार ही टूट गई तो बिजली आगे कैसे जाएगी, उपभोक्ता को बिजली कैसे मिलेगी। तो ट्रांसमिशन की लाइन में कम से कम समय में उसको रिपेयर कर लेना। आपके पास बिजली है, चाहे आपकी हो चाहे नेशनल ग्रिड से आपने ली हो, अब उसको आपको उपभोक्ता तक भेजना है तो वो तारों से जाएगा। वो तारों में अगर कहीं बाधा आई, कहीं टूट आया, कोई ना कोई ऐसा कारण हुआ, आंधी तूफान आया, पेड़ गिर गया, कुछ भी, कई बाधाएं प्राकृतिक ऐसी आती हैं कि बिजली गिर गई, उसमें दिक्कत आ गई, तो इसको कम से कम समय में पूरा करना ये चुनौती रहती है। ट्रांसमिशन का जो हमारा तंत्र है उसकी जवाबदारी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली है, आपने भेज दी, अब उसका उपयोग करना है उपभोक्ताओं तक, घरों में, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे घरेलू हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ तक बिजली पहुँचे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ की छोटी लाइनों में कहीं बाधा नहीं पहुँच रही हो, कहीं वहाँ का तार ना टूट गया हो। ट्रांसफार्मर में बिजली गिरने से बरसात में अक्सर बिजली गिरती है ट्रांसफार्मर्स में, ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते, कम से कम समय में उसको बदलना। पहले इसमें 72 घंटे के अंदर बदलने का था, अभी हम लोगों ने उसको 48 घंटे के अंदर बदलने का कर दिया है। तो 48 घंटा भी मतलब नहीं कि 48 घंटा पूरा हो तब, पहले घंटे में बदल दें, प्रयास ऐसा है। विभाग का भी ऐसा प्रयास हमेशा बना रहता है। तो ये हम लोगों ने अंतर सवाल है, अभी चुनाव नजदीक आ गए हैं, चुनाव में ज़्यादा शेष महीने नहीं है, 3 महीने ही शेष बचे हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज की अगर हम बात करते हैं तो सीपीआई और बीएसपी के साथ मिलकर वो एक गठबंधन खड़ा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करते हैं तो उनके भी दौरे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं? एक बिजली वाली छोटी बात और आपने पूछा था कि क्या अभी परिवर्तन आया, तो उपभोक्ताओं के लिए एक और हम लोगों ने अभी हाल में कदम लिया है कि जिनको बिजली बिल हाफ का लाभ मिलता था, वो 2 महीने के अंदर अगर उनने बिजली बिल पटा दिया तो लाभ मिलता था, वरना फिर पूरा पटाना पड़ता था, 400 यूनिट का पूरा पैसा। और जिनके पास आर्थिक रूप से कोई बाधा है, जो गरीब मानना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत आती होगी। हो सकता है आप और मैं भी देर से पटाते हों, लेकिन 2 महीने के बाद फिर वो छूट नहीं मिलती थी। नहीं मिलती। तो ये हमने 6 महीना कर दिया। अच्छा। कि 6 महीने तक भी अगर किसी दुर्भाग्यजनक स्थिति में या किसी कारण से आप नहीं पटा पाए हो तो लाभ से आप वंचित नहीं होगे। तो इतने के अंदर तो पटा ही देना चाहिए, क्योंकि आप पटाओगे नहीं तो फिर वो चलेगा नहीं। आज भी विद्युत विभाग जो है करीब 1300-1400 करोड़ रुपए के घाटे में चलता है, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 50,000 पंपों के ऊर्जीकरण का निर्णय लिया। तो ये भी पैसा पब्लिक का ही पैसा, बजट का पैसा उसमें लगता है। ये सब भी काम चल रहे हैं, नए भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बड़े तापमान घर की भी अभी विद्युत कोरबा में 1320 मेगावाट के प्लांट की 1340 मेगावाट प्लांट की भी स्थापना हुई, भूमि पूजन हुआ। तो ऐसे काम और भी नए काम है वो आ रहे हैं, वो होंगे। लिफ्ट करके पानी को सौर ऊर्जा से पंप लिफ्ट करेंगे, एक रिजर्वायर बनेगा, वहाँ से बिजली बनाने का काम, पन बिजली बनाने का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनेंगे,
7,700 मेगावाट बिजली उससे उत्पादन की। ये सब भी काम चल रहे हैं। फिर आपने राजनीतिक सवाल पूछा, इसमें ये दल अपने आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, राष्ट्रीय मान्यता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये पहल कर रहे हैं जी। और हर जगह कैंडिडेट खड़ा करने की बात पिछले चुनाव में भी किया था, इस चुनाव में भी और आगे बढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके वोट ये प्रभावित करेंगे? सर्व आदिवासी समाज एक सामाजिक संगठन था कि राजनीति में उतरने की बात कर रहा है जी। और पिछले बार जोगी जी ने, आपने बीएसपी का नाम लिया, इनके साथ मिलकर गठबंधन करके इनने चुनाव लड़ा था, तो आंशिक उनको सफलता मिली थी। 5 सीटें जोगी कांग्रेस को मिली थी, 2 सीटें बीएसपी को मिली थी, तो 7 सीटें उनको मिली थी और 15 सीटें भाजपा को मिली थी। तो ये वोट किस हद तक प्रभावित होंगे? मुझे लगता है कि आज के युग में मतदाता काफी क्लियर सोच के वोट देता है कि वो अपना वोट खराब नहीं होने देना चाहता। जो जीत सकता है वो भांपता है और उनमें से किसी को वोट देता है। जी। जो मेरा अनुभव अभी तक का है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी सोच है, मैं यही समझ पाया हूँ कि आज के दिन कोई यार दोस्त खड़ा हो गया तो उसको दे दिया तो 2-4 वोट चले गए, बहुत ज्यादा वोट व्यक्ति खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि स्थिर स्थायी सरकार बने, हमारी मंशा के अनुरूप काम कर सके और स्थिर रहेगी तभी काम कर सकेगी। तो जो प्रमुख दल हैं, मुझे लगता है कि वोट उन्हीं को मिलेंगे। कांग्रेस है, भाजपा है, कांग्रेस ने काफी अच्छे काम भी किए हैं, कुछ नहीं हो पाए होंगे, कुछ कमियां होंगी, प्राकृतिक तो है, कंपटीशन कांग्रेस का बीजेपी के साथ ही रहेगा, ऐसा आप मान रहे हैं? क्लियर, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। बाकी वोट काटने वाली प्रवृत्ति की स्थिति बनेगी और उसमें मुझे लगता है कि जो मतदाता है, व्यापक मतदाता जी, कुछ जो लोग जुड़ते हैं वो नहीं, बड़ा मतदाता जो किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता जी। हर व्यक्ति कांग्रेस के साथ हो या भाजपा के साथ हो या आम आदमी पार्टी के साथ हो या गोंडवाना के साथ हो या जोगी कांग्रेस के साथ हो या बीएसपी के साथ हो या सर्व आदिवासी समाज के साथ हो, 3 करोड़ अगर छत्तीसगढ़ वासी हैं तो 3 करोड़ हर दलों में नहीं है जी। ज्यादा से ज्यादा 20-25-30% लोग, 20-25-30% लोग ही किसी दल के साथ हैं डायरेक्ट, बाकी फ्री मतदाता है। वो किसी दल का सदस्य नहीं, वो किसी समूह या समाज से डायरेक्टली राजनीतिक परिवेश में जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो मत निर्णायक होता है। जो पार्टी के वोट हैं वो तो करीब करीब। सर, अभी अरविंद केजरीवाल का दौरा हुआ, ये तीसरा दौरा था उनका। वो आए, 9 गारंटियां उन्होंने रखी। एक गारंटी वो लेकर आए कि अगर उनकी सरकार आती है, हालांकि, तो वो छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को 1,000 रुपए पर महीने वो देंगे। यही योजना, लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। हालांकि आप मैनिफेस्टो, मतलब आप लोगों का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसमें महिलाओं के लिए केंद्र बिंदु क्या होगा बाबा साहब? इस प्रकार की चीज जरूर होगी जी। ये जो चीजें चलन में आ जाती हैं फिर वो होंगी, निश्चित रूप से होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं पूर्वानुमान लगा के नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें उसमें होंगी। मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए, इससे आप ताल्लुक रखते हैं? इसमें देखिए, आपको अर्थव्यवस्था भी चलानी है जी, आपको लोगों की माली हालत में सुधार भी लाना है जी। हम कहते हैं कि तरक्की, तो मेरे लिए सड़क बनाना तरक्की नहीं जी। मेरे लिए सड़क बनने से, अगर जिस सड़क से लोग जुड़ रहे हैं उनकी माली हालत में सुधार हो, उनके परिवार में पैसे ज्यादा पहुंचे, तो वो तरक्की। मेरे लिए बांध बन जाना अपने आप में तरक्की नहीं है, मेरे लिए बिजली का खंभा लग जाना तरक्की नहीं। अगर बिजली लगने से आपके परिवार में आमदनी भी बढ़ती, अगर बांध बन जाने से आपके परिवार में आमदनी भी बढ़ती, तो वो तरक्की। तो तरक्की किसको हम मान रहे हैं? आर्थिक स्थिति में अगर सुधार। आपने बिजली बिल हाफ किया तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? कुछ पैसे और हर महीने के परिवार में बचेंगे कि वो परिवार खर्चा कर सके। एक है आप आमदनी बढ़ा दो, हर परिवार की इनकम बढ़ा दो। दूसरा है कि परिवारों के खर्चे को कम करो। महंगाई क्या करता है? आमदनी 1,000 रुपया, चीजों का दाम पहले 800 रुपया था, महंगाई आ गई, अब 900 रुपया हो गया, तो परिवार को खर्च करने के लिए 100 रुपया बचा।
जो जी। तरीका क्या है कि आपकी आमदनी 1,000 है और आपके खर्चे 800 रुपए हैं, जी। तो 200 रुपए आपको दूसरे काम के लिए चाहिए। अब महंगाई बढ़ गई, जी। आपके पास दूसरे काम के लिए खर्च करने के पैसे नहीं रहे, तो तरीका क्या है? आमदनी बढ़ाओ, 1,000 रुपए को 1100 कर दो, 1200 कर दो, तो आपके पास परिवार में पैसे बच गए। या जो आपके खर्चे हो रहे हैं उनको कम करो महंगाई को देखते हुए। जी। तो कैसे कम कर सकते हैं? बिजली बिल हाफ। आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? धान का भाव आपने बढ़ा दिया। सही है। परिवार की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? स्टाइपेंड दे दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे दी। ये परिवार को, व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, जेब में पैसा बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग है, हम निःशुल्क इलाज करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, राइट टू हेल्थ। ये क्या है कि जो पैसे आपको घर से लगाने पड़ रहे हैं, तो जो आपकी 1,000 और 800 रुपए की अंतर की स्थिति है, बीमार पड़ गए तो 200 रुपए आपको बीमारी में जा रहे हैं। जी। तो इसे मैनेज किस प्रकार करेंगे? किस प्रकार से करना? तो एक रास्ता है आमदनी बढ़ाना, और दूसरा रास्ता है खर्चे को कम करना। तो सरकार ये दोनों कर रही है। आप अगर 1,000 रुपया दोगे, आमदनी बढ़ गई, और खर्चा कम करना है तो आप बेनिफिट दो, बिजली बिल हाफ जैसी बात। उन्होंने भी कहा है कि बिजली बिल हम भी फ्री कर देंगे अगर दिसंबर तक उनकी सरकार आती है। तो दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल ये कह के गए हैं कि दिसंबर तक की कोई भी बिजली बिल नहीं लिए जाएंगे। तो अगर बिजली अभी आप बिल नहीं भी भरे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली बिल नहीं लिया जाएगा ये तो संभव नहीं है जी। दिल्ली में भी उनकी सरकार चल रही है, पंजाब में भी सरकार कर रही है, कुछ हद तक बिजली बिल नहीं लिया जाएगा जी। एक इतने यूनिट तक बिजली बिल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप बिजली फ्री भी दे सकते हो कहने के लिए, लेकिन बिजली के कारखाने को चलाने के लिए और उसमें जो स्टाफ काम करता है उसको तनख्वाह देने के लिए, लाइन मेंटेन करता है स्टाफ उसको तनख्वाह देने के लिए, तार और खंभे खरीदने के लिए, ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए, और जो बिजली का विभाग का स्टाफ नीचे काम करता है उसको पैसे देने के लिए पैसे कहाँ से हैं? फ्री नहीं कुछ होता। तो आप जो बजट है उसमें से पैसा इधर डाल दोगे तो दूसरा काम नहीं होगा। जी, सही है। बाबा साहब, एक अंतिम सवाल है। आपने कहा था कि 65 to 75 जो है वो कांग्रेस की सीटें छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। बाकी सीटों पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? जो सीटें, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि 75 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आ रही हैं, तो बाकी सीटें? मैंने ये कहा था कि हमारे कुछ साथी 75 प्लस की बात कर रहे हैं, तो एक हमारा अपर लिमिट हो गया, 75 हमको पार करना है। अभी हम 71 पे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा सीट लाने के लिए। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे निराशा होगी अगर 2/3 से कम आए, तो 2/3 हो गया 90 में 60, तो 60 से 75 पार, ये मैंने पहले भी कहा था। और जो काम हुआ भी है कांग्रेस की इस सरकार में, बुनियादी बड़े काम भी हुए हैं, उसको देखते हुए मुझे निराशा होगी अगर कम से कम 2/3 भी नहीं आए। एक अपर लिमिट भी है, मेरे लिए जो काम हुआ है वो कम से कम 2/3 सीट आनी चाहिए। कई बुनियादी अच्छे काम हुए हैं, किसानों के लिए हुए हैं, बच्चों के लिए हुए हैं, शिक्षकों के लिए हुए हैं, शिक्षा के संस्थानों के लिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, उनके परिसरों को जब आप जाके देखिए, पहले कहते थे कि अरे ये तो सरकारी स्कूल दिख रहा है, अब जाके देखिए तो लगता है प्राइवेट स्कूल जैसा है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा दिख रहा है। अच्छे वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, लैब्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये जो सामान्य बच्चों के लिए जिनके परिवारों के पास उनकी नज़र में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे दे के निजी स्कूलों में जाना पड़ता था, उसके विकल्प के रूप में फिर वो बात आएगी कि प्राइवेट स्कूल में आप जाते हो, पैसा देते थे, सरकार ने अच्छे स्कूल बनाया, आपका पैसा बचेगा। ये जो सब्सिडी, पैसा बचाना भी कैसे है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी कैसे देनी है, ऐसे उद्देश्यों से सरकार ने जो काम और गिनाएंगे तो कई चीजें आ जाएंगी। सर, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बीजेपी ने अभी निकाली है। 21 उम्मीदवार तय किए गए हैं, जिसमें अभी पाटन से भी जो उम्मीदवार है उन्होंने रखा है। कैसे देख रहे हैं सर इस लिस्ट को आप? लिस्ट उनकी अच्छी आई है, सोच के उन्होंने लिस्ट दी है। और जिन सीटों में हारे थे उसमें या तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अब पाटन की आपने बात की, वो सांसद ही हैं, कहीं पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे, मेयर रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, इस तरह के लोगों को उनने चुन के दिया है और उसका हम सम्मान करते हैं।
और अच्छा संघर्ष होगा। जी। और मुझे कांग्रेस विश्वास की है कि लिस्ट इसमें आती अधिकतर है, सीटें जी। कांग्रेस जीतेगी, अधिकतर सीटें कांग्रेस इनमें से जीतेगी। 21 में से। 21 में से आप लोगों की तैयारी पूरी है? पूरी हम लोग कर रहे हैं, एक प्रक्रिया में हम लोग आ गए हैं कि चयन करने के पूर्व संगठन को जवाबदारी दी गई है कि आप आवेदन अगर आते हैं उनको आप स्वीकार करिए और उनका परीक्षण करें, ब्लॉक की मीटिंग लें और ब्लॉक से मीटिंग के उपरांत में अधिकतम 5 का पैनल भेजें, लेकिन आवेदन सब भेजें। जी। ये नहीं कि 5 ही भेजे और बाकी आवेदन लुप्त हो गए, तो आवेदन सब जाएंगे। ये 24 तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ये काम कर लेगी, मेरे ख्याल से अपनी बैठकें कर लेगी और 26 तक जिला कांग्रेस कमेटियों को वो सारे दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे और अगर उनका कोई मत है, अभिमत है, तो उसको भी उपलब्ध करा देंगे। और वहाँ फिर जिला कांग्रेस कमेटी में मान लीजिए कोई छूट गया, किसी को आवेदन करना है, ब्लॉक में नहीं आ पाया, किसी कारण से ब्लॉक में नहीं लिया, कई बार ऐसा भी हो जाता मैं गया पर नहीं लेंगे आपका, तो ऐसा भी गुंजाइश ना रहे, तो जिले में वो काम होगा, जिले से फिर प्रदेश में आएगा, प्रदेश से तारीखें घोषित हो गई हैं 3 और 4 को स्टेट इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, इनकी बैठकें होंगी और 6 तारीख को दिल्ली में संभवतः एक बैठक होगी। इनमें आपको कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम मिल जाएंगे। जाएंगे। तो जैसा कि टी.एस. सिंहदेव ने अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया क्या है, कैसे जो फॉर्म है, आवेदन है वो लिए जा रहे हैं और आगामी जो रणनीति होगी कांग्रेस की वो क्या होगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। चल। नाश्ता करने